सोचिए आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी ढेरे हैं। आपका नाम अहमद या खान है। अचानक आपको महसूस होता है कि सुरक्षा कर्मियों की निगाहें आप पर टिक गई हैं। लोग आपको देखकर अपने बैग पास खींच रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी पहचान आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी 1.8 अरब लोग एक ग्लोबल विलेन की तरह क्यों देखे जाने लगे? आज हम किसी सियासी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि उस टेढ़ी डिडीडावी हकुस हकीकत की बात करेंगे जिसे दुनिया इस्लाम फोबिया कहती है। क्या ये महज एक डर है या फिर नफरत का एक बाकायदा तैयार किया गया बिजनेस मॉडल? ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये सब 9/11 के बाद शुरू हुआ, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जद्दतें सदियों पुरानी हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो क्रूसेड्स यानी सलीबी जंगों के दौर में ही इस्लाम को यूरोप के लिए एक खतरे के तौर पर पेश किया जाने लगा था। जब बेडिडी ताकतों को दुनिया पर कब्जा करना होता है तो उन्हें एक दुश्मन की जरूरत होती है। मशहूर स्कॉलर एडवर्ड सईद ने अपनी किताब ओरिएंटलिज्म में बहुत साफ कहा है कि पश्चिम ने जानबूझकर पूर्व की एक ऐसी तस्वीर बनाई जो पिछड़ी और डरावनी थी, ताकि उन पर हुकूमत करना जायज लगे। सवाल यह है कि क्या जिसे हम आज मजहबी जंग समझ रहे हैं वो असल में सत्ता और संसाधनों पर कब्जे की पुरानी सियासत का ही एक नया नकाब तो नहीं? फिर आता है 11 सितंबर 2001 का वो काला दिन। उस आतंकी हमले ने न सिर्फ मासूमों की जानें ली, बल्कि इस्लाम की छवि को हमेशा के लिए एक कटघरे में खड़दद्दा कर दिया। यहीं से वॉर ऑन टेरर का आगाज हुआ। लेकिन क्या ये वाकई आतंक के खिलाफ जंग थी या एक खास मजहब के खिलाफ? हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर ग्लोबल मीडिया तक एक ऐसा सांचा तैयार किया गया जिसमें दाढ़ी, हिजाब और मस्जिद को सीधे धमाकों और बंदूकों से जोत दिया गया। जब एक ही झूठ को 1000 बार स्क्रीन पर दोहराया जाता है तो वो सच की तरह महसूस होने लगता है। इसे सिस्टमिक डिह्यूमनाइजेशन कहते हैं, यानी किसी को इतना बुरा दिखा दो कि उसे इंसान समझना ही बंद कर दिया जाए। अब जरा उन आग ढोंग पर बात करते हैं जो अक्सर हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनते। क्या वाकई सारे आतंकी मुसलमान होते हैं? एफबीआई और यूरोपीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स उठाकर देखिए तो पता चलता है कि पश्चिमी देशों में होने वाले ज्यादातर हमले राइट विंग या व्हाइट सुप्रेमिसिस्ट ग्रुप्स करते हैं। लेकिन कैमरा हमेशा एक ही तरफ क्यों मुद्दाता है? बेशक कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने मजहब के नाम पर दरिंदगी की और उनकी वजह से पूरी कौम बदनाम हुई, लेकिन क्या 1.8 अरब लोगों को चंद हजार गुनहगारों के तराजू में तौला जाना इंसाफ है? क्या हमने कभी किसी और मजहब के अपराधी के लिए उसके पूरे धर्म को जिम्मेदार ठहराया है? हकीकत यह है कि आज नफरत मुफ्त में नहीं बिकती। इसका एक बहुत बड़ी है बाजार है। इस्लाम फोबिया इंडस्ट्री आज करोड़ों डॉलर का बिजनेस है। कई थिंक टैंक्स और वेबसाइट्स को बाकायदा फंड किया जाता है ताकि वो डर का माहौल बनाए रखें। राजनेताओं के लिए यह सबसे आसान रास्ता है। अगर आप जनता को नौकरी, अच्छी सेहत और तरक्की नहीं दे सकते तो उन्हें एक काल्पनिक दुश्मन दे दीजिए। जब लोग डरे हुए होते हैं तो वो सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ एक रक्षक की तलाश करते हैं। हम और आप इस बेटी बिसात के महज मोहरे बनकर रह गए हैं। इसका असर उस आम इंसान पर पीड़िता है जिसे हिजाब की वजह से कॉलेज में दाखिल होने से रोका जाता है, या उस नौजवान पर जिसे उसके नाम की वजह से किराए पर घर नहीं मिलता। जब सहानुभूति खत्म हो जाती है तो हिंसा शुरू होती है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च से लेकर भारत की गलियों तक ये डर अब लहू बहाने लगा है। आने वाला वक्त और भी मुश्किल नजर आता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम नफरत को रोशनी की रफ्तार से फैलाते हैं, क्योंकि गुस्सा और नफरत एंगेजमेंट लाते हैं। अगर हम आज नहीं रुके तो हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़े रहे हैं जहां बातचीत का हर रास्ता बंद हो जाएगा। इस्लाम फोबिया सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत के वजूद का सवाल है। आज निशाना कोई और है, कल कोई और होगा। नफरत की आग कभी ये नहीं देखती कि वो किसका घर जला रही है। सोचिएगा जरूर, क्या हम उस दुनिया में रहना चाहते हैं जहां इंसान की पहचान उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके नाम और इबादत के तरीके से हो? क्या हम उस डर को खत्म कर सकते हैं जिसे बरसों से हमारे जहन में बोया गया है? नफरत का जवाब सिर्फ हक और सच की बातचीत से दिया जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय पर कुछ और डेटा या ऐतिहासिक संदर्भ साझा करूं जो आपकी समझ को और गहरा कर सके?